शिक्षा मनोविज्ञान का भंडारा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुंडलवाल और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्लासेज पर। इस लाइव वीडियो में हम आगामी रीट परीक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लाइव भंडारा। बस आपको करना क्या है, आपको अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिखते जाना है और अपनी तैयारी को परखते जाना है, और साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि आपके साथ साथ उनकी तैयारी में भी चार चांद लग सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समाहित किया जाता है। ऑप्शंस हैं संक्रिया, विषय वस्तु या उत्पादन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक मूर्त व अमूर्त बुद्धि। और सबसे लास्ट ऑप्शन है सामान्य कारक एवं विशिष्ट कारक। तो बुद्धि के तत्वों में किसको समाहित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लिख चुके होंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण के विषय में सत्य कथन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण का एक लाभ यह है कि इन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को भी आसानी से दिया जा सकता है। या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है, परमिला का ड्रा ए मैन परीक्षण भारत में विकसित प्रमुख शाब्दिक परीक्षण है। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नहीं है पूछा है। ऑप्शंस हैं साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण या फिर प्रेक्षण। तो व्यवहारात्मक विश्लेषण की विधि कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट सवाल है, शेल्डन ने कौन सी विशेषता आयताकृति प्रकार के व्यक्तियों की नहीं बताई थी? ऑप्शन है मजबूत व पेशीय शरीर वाले, सुसंगठित शरीर वाले, ऊर्जावान व साहसी या फिर कलात्मक व अंतर्मुखी। तो शेल्डन ने कौन सी विशेषता नहीं बताई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कलात्मक व अंतर्मुखी। नेक्स्ट है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में निम्न में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? यानी अपने को गलत कथन ढूंढना है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। इदम, अहम और परा अहम संप्रत्यय न होकर वास्तविक भौतिक संरचनाएं हैं। नेक्स्ट है, अहम धैर्यवान, तर्कसंगत तथा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। थर्ड ऑप्शन है, परा अहम इदम व अहम को यह बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है या नहीं। और सबसे लास्ट ऑप्शन है, मूल प्रवर्तिक जीवन शक्ति जो इदम को ऊर्जा प्रदान करती है, लिबिडो कहलाती है। तो देखते हैं कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत। तो फोर्थ ऑप्शन की बात करें, ये ऑप्शन सही है। थर्ड की बात करें, ये भी सही दे रखा है। और सेकंड की बात करें, ये भी सही दे रखा है। यानी गलत कथन कौन सा है? तो ये है फर्स्ट ऑप्शन, और अपने जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता है और यह कहता है कि वह आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, यह रक्षा युक्ति कौन सी है? ऑप्शन है अस्वीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण या फिर दमन। तो कौन सी हो जाएगी ये युक्ति? तो ये रक्षा युक्ति हो जाएगी युक्तिकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वह विकार जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेता है, उसके बाद रेचक से या उल्टी करके खाने को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, और व्यक्ति पेट साफ होने के पश्चात तनाव व नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है। आपको बताना है यह विकार कौन सा है। ऑप्शंस देख लेते हैं, क्षुधा अभाव, क्षुद्ध तियसयता, अनियंत्रित भोजन या फिर केटाटोनिक। तो यह विकार कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्षुद्ध तियसयता। नेक्स्ट सवाल है,
अधिगम अशक्तता वाले बालकों में ऑप्शंस देख लेते हैं। पेशीय समन्वय व हस्त निपुणता उच्च कोटि के होते हैं। नेक्स्ट है स्थान तथा समय की समझदारी पाई जाती है। अगला है अवधान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते हैं या फिर पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाते हैं। तो जो अधिगम असक्तता वाले बालक हैं, यानी जो लर्निंग सीखने में कमज़ोर होते हैं, उनमें पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता कौन सी है। ऑप्शंस है उन्नत तार्किक चिंतन, प्रश्न करने की प्रवृत्ति तथा समस्या समाधान की अधिक योग्यता। नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। सूचना प्रक्रमण की उच्च गति। थर्ड ऑप्शन है सामान्यकरण तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता या फिर उपयुक्त सभी। तो अपन जानते हैं जो प्रतिभाशाली बालक है वो उच्च तार्किक चिंतन कर सकता है, प्रश्न करने की प्रवृत्ति होती है और समस्या का समाधान करने की योग्यता भी अधिक होती है। और इसमें सूचना प्रक्रमण की गति जो होती है वो उच्च होती है। और बात करें प्रतिभाशाली बालकों की अन्य विशेषताओं की, तो ये सामान्यकरण तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता रखते हैं। यानी जो अपना सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है सृजनात्मक संभाव्यता की सीमा व्यक्ति की खालिस्तान द्वारा नियत हो जाती है तथा फिर से ब्लैंक स्पेस सृजनात्मकता के विकास को उद्दीपित करते हैं। रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन दोनों खाली जगह पर क्या आएगा। ऑप्शंस देखते हैं। पर्यावरण आनुवांशिकता, आनुवांशिकता पर्यावरण, या फिर अभिप्रेरणा आनुवांशिकता या अभिप्रेरणा प्रतिबद्धता। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा सेकंड ऑप्शन आनुवांशिकता पर्यावरण। तो ये जो क्वेश्चन है या ये कथन है ये इस प्रकार हो जाएगा। सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की आनुवांशिकता द्वारा नियत हो जाती है तथा पर्यावरण सृजनात्मकता के विकास को उद्दीपित करते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बांडुरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल है जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पहला जो क्रम है वो है अवधान प्रक्रिया, सेकंड देर का स्मृति प्रतिधारण, थर्ड है अनुकरण या उत्पादन, या फिर है चौथा क्रम अभिप्रेरणा। तो इनका क्रम कैसे हो जाएगा, कौन सा क्रम सही हो जाएगा। तो फर्स्ट पे आएगा अवधान प्रक्रिया, सेकंड पे आएगा स्मृति प्रतिधारण, उसके बाद में आएगा अनुकरण या उत्पादन, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा अभिप्रेरणा। यानी जो अपना ऑप्शन है वो फर्स्ट सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। बढ़ते हैं 12वें सवाल की ओर। सवाल है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदायित्व यह है नहीं है। पूछ रहा है उत्तरदायित्व नहीं है। ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक कर बालक की शिक्षण प्रगति से अवगत कराना, या फिर पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं निर्माण करना। तो शिक्षक का उत्तरदायित्व कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन। यानी जो शिक्षक है वो पाठ्यक्रम का निर्धारण और निर्माण नहीं करता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विकास के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको जहाँ भी गलत है, असत्य है या नहीं, वहाँ पे पेपर के समय अंडरलाइन या कुछ भी एक टिक मार्क लगा लेना है, जिससे क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी रहेगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। विकास वंशानुगता और वातावरण के बीच सतत अनन्य क्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक बालक विकास के सभी चरणों से गुजरता है, फिर भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है। अगला देखते हैं उत्तर बाल्यकाल की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है इस अवस्था में बालक सभी आवश्यक मानसिक शक्तियों से संपन्न होता है किंतु उसका शब्द भंडार सीमित रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता का समय है जिसमें बालक कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। थर्ड है इस काल में बालक में नई खोज करने व घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। या सबसे लास्ट ऑप्शन है इस अवस्था में खेलने की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है।
तो कौन सा विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है सेकेंड ऑप्शन। यह शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता का समय है जिसमें बालक कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं। रचनात्मक परिप्रेक्ष्य यह संकेत देता है कि हर विद्यार्थी व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर अर्थ निर्माण करता है। थर्ड ऑप्शन है, रचनात्मक अथवा जटिल कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान परिस्थितियों में निहित होता है। या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है, रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है और वह इसमें केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है यानी जो गलत कथन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है, यह विद्यालय में व्याप्त रूढ़िवादी वातावरण को समाप्त करने में सहायक होता है। इसका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने हेतु सूचनाओं को संकलित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, यह संबंधित उद्देश्य और उसकी प्रणाली में खुले परिवर्तन पर बल देता है। या सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है, इसमें कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, निर्णय, निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन गलत। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मापदंडों के साथ किस शैक्षिक सत्र में शामिल कर लिया गया था? ऑप्शन है 2015-16 में, 2017-18 में, 2018-19 में या फिर 2019-20 में। तो कौन से सत्र में शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था 2017-18 में। आप अपने जो उत्तर हैं वो साथ के साथ चैट बॉक्स में देते रहें और अपनी जो तैयारी है उसको परखते रहें और साथ ही साथ इसको शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? पहला है प्रत्यक्षण करने की योग्यता के रूप में, सीखने की योग्यता के रूप में, समझने की योग्यता के रूप में या फिर जानने की योग्यता के रूप में। तो बुद्धि को किस किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो प्रत्यक्षण करने की योग्यता के रूप में भी जाना जा सकता है, सीखने की योग्यता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, समझने की योग्यता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है और जानने की योग्यता के बारे में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी अपने जो चारों ऑप्शन है वो सही है, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक प्रविधि जिसमें अनुक्रियाओं का क्रम स्थापित किया जाता है जो अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या लाभ दिलाती है और तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य करती है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है शेपिंग, उद्दीपन नियंत्रण, श्रृंखला या फिर उद्दीपन सामान्यीकरण। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ये कहलाती है श्रृंखला। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जिसमें अपने को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में दे रखा है अवधारणा और सूची 2 में दे रखा है उससे जुड़े मनोवैज्ञानिक, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी अवधारणा दी थी। तो देखते हैं, मानसिक आयु बताई थी, इसकी अवधारणा दी थी बिने ने। फिर देखते हैं बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया था स्टर्न ने। फिर देखते हैं मानसिक परीक्षण, ये किया था J.M. केटल ने और चतुष्टय समीकरण दिया था स्पीयरमैन ने। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3 यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन है अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है, केंद्रीकरण व अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध है, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जीन पियाजे के अनुसार बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त और परिकल्पित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं। अगला सवाल है, लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पूर्व अपने पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है?
ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य कार्रवाई प्रगति को, सिफ्लोकोडल प्रगति को, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति को, या फिर अनियमित प्रगति को। तो किसको निरूपित करता है? तो ये करता है प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति को। नेक्स्ट है यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर के मतानुसार सामाजिक प्रथाएं एवं सांस्कृतिक मूल्य बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? ऑप्शन है लघु मंडल के, मध्य मंडल के, बाह्य मंडल के, या फिर वृत्त मंडल के। तो जो सामाजिक प्रथाएं और सांस्कृतिक मूल्य हैं ये बालक के वृत्त मंडल तंत्र के उदाहरण हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक प्रतिभाशाली बालक की है? ऑप्शन है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मौलिक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, आसानी से विचलित होने की आदत, या फिर शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक की विशेषता पूछी है, तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी फोर्थ ऑप्शन, यानी जो प्रतिभाशाली बालक है वो शीघ्र और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। अगला सवाल देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है कि नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है? आपको बताना है इसको पूर्व परंपरागत स्तर कहा गया है, या परंपरागत स्तर कहा गया है, या पश्चिम परंपरागत स्तर कहा गया है, या सबसे लास्ट ऑप्शन गैर परंपरागत स्तर कहा गया है। तो इसको कौन सा स्तर कहा गया है? तो इसको कहा गया है परंपरागत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम गठित होता है? ऑप्शन है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, पारस्परिक विचार विमर्श एवं अन्वेषण, या फिर तथ्यों को रटना एवं कंठस्थ करना। तो कौन सा जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम यानी जो मतलब अर्थपूर्ण लर्निंग है वो नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तथ्यों को रटना एवं कंठस्थ करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है मानव जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष युग्मनज से गठित होता है, जीन को आनुवांशिकता की इकाई माना जाता है। थर्ड ऑप्शन है मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय घटक है, या फिर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी जो मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम है ये एक वातावरणीय कारक नहीं है, ये तो हेरिडिटी से होता है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। और ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं कि आनुवांशिकता की इकाई किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जीन को। और अपने से पूछे कि आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा मेंडल। तो अपना जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था पहल बनाम अपराध बोध का संबंध विकास की किस अवस्था से माना जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर किशोरावस्था से। तो जो पहल बनाम अपराध बोध का संबंध है ये विकास की कौन सी अवस्था से माना जाएगा? तो ये माना जाएगा पूर्व बाल्यावस्था से। नेक्स्ट है, अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन है अधिगम से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, अधिगम एवं एक सतत एवं अर्जित प्रक्रिया है, अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है, या अधिगम में एक प्रकार का अनुभव सम्मिलित रहता है। तो कौन सी विशेषता नहीं हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है। जबकि अपन देखें कि जो लर्निंग है वो बाह्य दृष्टिगत नहीं होती है। आप अपने खुद को ही ले लीजिए, तो आपको खुद को स्वयं को इंटरनली पता है कि अपने को कितना आता है। कोई दूसरा या जो सामने आपको देख रहा है वो आपको देख के नहीं बता सकता कि आपको कितना आता है और आप कितने पानी में हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन है संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, श्रृंखला अधिगम, या फिर संकेत अधिगम। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार जो अधिगम का सर्वोच्च स्तर है ये है समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक रूप से विमंदित बालकों की बुद्धि लब्धि का वह स्तर
जिस पर उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अपना नित्य कार्य स्वयं कर सके, कौन सा है? ऑप्शन है 81 से 90, 50 से 75, 25 से 50 या फिर 55 से 90। तो बुद्धि लब्धि का कौन सा स्तर होगा? तो ये होगा 25 से 50। इससे वो अपना जो निजी कार्य है वो स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? यहाँ पे भी अपने को गलत कथन ढूंढना है। ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, या एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो मार्गदर्शक जो सिद्धांत है इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये है थर्ड ऑप्शन, यानी परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये मार्गदर्शक जो सिद्धांत है इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है? यहाँ फिर से गलत कथन पूछा जा रहा है। आपको ढंग से ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर जवाब देना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। गैर शैक्षिक कार्यों परियोजनाओं के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध, विद्यालय प्रबंध समिति व विद्यालय विकास योजना, बालकों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, या फिर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। तो जो 2009 का अधिनियम है इसके अध्याय 4 में जो संबंधित उत्तरदायित्व नहीं है वो है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है? ऑप्शन है इसका उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है, इसमें समस्याएं अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन की हुई होती है, थर्ड ऑप्शन है इसकी रूपरेखा लचीली होती है, या यह कार्यक्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। तो इसका सही जवाब देखें तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन सेकंड, इसमें समस्याएं अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन की हुई होती है। अगला सवाल है मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है मूल्यांकन परिमाणात्मक व गुणात्मक विवरण को मूल्य प्रदान करता है, यह ज्ञानात्मक भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों की जांच करता है, मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है, या मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित एवं सीमित होता है। तो मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो मूल्यांकन की विशेषता जो ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है वो गलत है, यानी मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित और सीमित ना होकर विस्तृत और बहुत ही ज़्यादा दायरे में होती है। नेक्स्ट है सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का गुणवत्तायुक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तय करना, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य ये जो तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं वो हो जाएंगे, यानी अपना जो आंसर है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 2 जुलाई 2009, या फिर 26 अगस्त 2009। अभी आपको दिख रहा होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो आप देखेंगे कि 2010 वाला तो नहीं होगा, 2009 में 3 दे रखे हैं तो यही सही होगा, लेकिन ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। इसमें सीधा सा लॉजिक है, 2009 में अधिनियम आया है तो और सारे देश का अधिनियम है, तो ये 2009 में तो लागू होने के सवाल ही नहीं बनते, तो ये लागू होगा 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है बालक में वर्तमान में दृष्टिगत कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व के अनुभवों एवं वृद्धि का संचय होता है, विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत व परिष्कृत से
अपरिष्कृत परिलक्षित होता है। थर्ड ऑप्शन है अधिगम एक प्रकार का विकास ही है जो व्यक्ति के अभ्यास एवं प्रयास से उसके स्वयं के द्वारा होता है, या व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत व परिष्कृत से अपरिष्कृत परिलक्षित होता है, जबकि सत्य कथन इसका उल्टा होता है। 39वां सवाल देखते हैं। निम्न युगों में असत्य युग में छांटना है। ऑप्शंस है शेषावस्था, शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व विद्यालय अवस्था, या किशोरावस्था, वीर पूजा की भावना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी जो उत्तर बाल्यावस्था है उसको पूर्व विद्यालय की अवस्था नहीं कहा जाता है, और ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ से 3 अपने जो क्वेश्चन हैं वो याद हो रहे हैं, यानी शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता की जो अवस्था है वो हो जाएगी शेष अवस्था, और खिलौनों की आयु के बारे में पूछे तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, और अपने से पूछे कि वीर पूजा की भावना किस अवस्था में आती है तो ये आती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इस अवस्था में बालक में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति में कमी आती है, बालक के चिंतन में उत्क्रमणीयता का विकास होता है, बालक में संग्रहण, संरक्षण एवं वर्गीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो इसमें से कौन कौन सा जो ऑप्शंस है वो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को दर्शाता है। तो देखते हैं कि कौन सी विशेषता का संबंध है वो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यानी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, तीनों कथन हैं, ये किस अवस्था को दर्शाते हैं? तो ये पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की ठोस संक्रियात्मक अवस्था को दर्शाते हैं। देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किस अवस्था को अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जाता है? ऑप्शन है अंतर्नोद में कमी आना, जिसका उद्देश्य जैविक आवश्यकताओं को पूरी करना है, जिससे जीव को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, या जिससे ऊर्जा मिलती है और व्यवहार को दिशा मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जिससे ऊर्जा मिलती है और व्यवहार को दिशा मिलती है। ये अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, फ्रायड के अनुसार माता पिता के आदेश की अवज्ञा जैसे निषेधात्मक व्यवहार किस अवस्था में अत्यधिक प्रकट होता है? ऑप्शन है गुदावस्था में, जेनिटल, मुखीय, या फिर लैंगिक अवस्था में। तो कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रकट होता है? तो ये प्रकट होता है गुदावस्था में। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार निम्नांकित योग्यताओं के उद्भव का सही क्रम क्या है? जो योग्यताएं हैं वो दे रखी है, एकाग्रता, प्रतिज्ञप्ति सोच, अहम केंद्रित व्यवहार और वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण। तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो 1 नंबर पे आ जाएगी एकाग्रता, उसके बाद में आएगी अहम केंद्रित व्यवहार, फिर आएगी वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण, और सबसे लास्ट में आएगी प्रतिज्ञप्ति सोच। तो अपना जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही 1, उसके बाद में 3, फिर 4 और फिर 2, यानी अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आलपाट के अनुसार व्यक्ति के शील गुणों का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन है मौलिक, केंद्रीय और गौण, प्राथमिक, मौलिक और केंद्रीय, केंद्रीय, परिधीय और प्राधान्य, या प्राथमिक, गौण और केंद्रीय है। तो शील गुणों का सही युग्म कौन कौन सा है? तो ये है मौलिक, केंद्रीय और गौण। यानी शील गुणों की बात करें तो वो होते हैं मौलिक, केंद्रीय शील गुण और गौण शील गुण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आगमनात्मक तर्कणा से है? ऑप्शन है पहले से ही अनुमान लगाने की योग्यता, बहुत से प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालने की योग्यता, एक विशेष से दूसरे विशेष का अनुमान लगाना, या इस बात का मूल्यांकन कि क्या 2 आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकलता है।
तो किसका संबंध है आगमनात्मक तर्कना से? तो ये हो जाएगा बहुत से प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालने से। नेक्स्ट है, एक छात्र रात में अपने दोस्त की बारात में शामिल होना चाहता है, परंतु उसी समय अपने माता पिता के साथ खरीदारी करने भी जाना है। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? ये स्थिति आपके साथ भी बहुत बार आती होगी और आपका मन करता होगा कि अपन तो बारात में चले जाए, लेकिन माता पिता को के साथ जाना ही पड़ता है क्योंकि उनके आगे अपना बस चलता भी नहीं है। तो आपको बताना है कि इस स्थिति को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व या बहु उपागम परिहार द्वंद्व। तो ये जो स्थिति बनती है इसको कहा जाता है उपागम उपागम द्वंद्व। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? ऑप्शन है, इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से है, आकलन सूचनाओं का एक तरण है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या इसका स्वरूप सुधारात्मक है। तो आकलन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये है, इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष से ना होकर और पक्षों से भी होता है। अगला सवाल देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन है, बौद्धिक स्तर पर आधारित भिन्नता होना, उपलब्धि में भिन्नता, गतिवाही कौशल में भिन्नता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये रीट जैसी एग्जाम में आपको जहाँ पे भी उपरोक्त सभी दिखता है वो लगभग ऑप्शंस का जो आंसर है वो होता है 90% ही होता है। आपको 100% नहीं मानना है। ऐसा लगे कि अपने को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा और वहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी दे रखा है, तो उस समय आपको आंसर लगाना है उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वंशानुक्रम के नियम का संबंध सोरेनसन से है? ऑप्शन है, संतान की शारीरिक रचना व मानसिक गुण उसके माता पिता से मिलते हैं, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन से वंशानुक्रम के नियम का संबंध सोरेनसन से है? तो इससे भी है, सेकंड से भी है और थर्ड से भी है, यानी अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी से है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्किट के बॉक्स को खड़खड़ाता है। जब व्यक्ति बॉक्स को खड़खड़ाता है तो कुत्ता लार टपकाने लगता है, अतः बॉक्स का खड़खड़ाना ब्लैंक स्पेस है और कुत्ते का लार टपकाना एक प्रकार का ब्लैंक स्पेस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बॉक्स का खड़खड़ाना CS और कुत्ते का लार टपकाना CR की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एक सूची में दे रखा है मनोवैज्ञानिक और सूची सेकंड में दे रखा है संप्रत्यय। तो देखते हैं, जो केटल है उन्होंने कौन सा संप्रत्यय दिया है? तो इन्होंने दिया है फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि को। फिर बात करें स्पीयरमैन की, तो इन्होंने बताया है सामान्य एवं विशेष कारक के बारे में। गार्डनर की बात करें तो इन्होंने बताया है बहुबुद्धि सिद्धांत को, और स्टर्नबर्ग की बात करें तो इन्होंने दिया है बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत। तो देखते हैं, पहले में आ रहा है 2, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 4 और फिर आ रहा है 3, यानी अपना जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है? ऑप्शन है, वर्तनी समझने में समस्या, गणितीय गणना करने में समस्या, एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या, या फिर भाषा के उच्चारण की समस्या। तो डिस्लेक्सिया के लक्षणों में से एक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक कलम पकड़ने और उसके लिखने में समस्या से। अगला सवाल है, एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक और बेहिसाब मात्रा में भोजन करती रहती है। उसके बाद वह प्राय सप्ताह में 3 या 4 बार बलात् उल्टियाँ कर देती है। वह महसूस करती है कि इस पर इसका नियंत्रण नहीं है। उसकी शारीरिक जांच के परिणाम सामान्य हैं और वजन भी सामान्य है। तो आपको बताना है कि वह किस से ग्रस्त हो सकती है। ऑप्शन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, बुलिमिया नर्वोसा से, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो
ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन की संभावना है कि वो बुलिमिया नर्वोसा से ग्रस्त हो सकती है। नेक्स्ट सवाल है, फिर से चयन करना है। सूची 1 में दे रखा है घटना और सूची सेकंड में दे रखा है कि उस घटना को किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है। तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला है प्रेक्षण अधिगम। तो प्रेक्षण अधिगम किसने दिया? तो ये दिया बांडुरा ने। सेकंड है संज्ञानात्मक मानचित्रण। तो ये दिया स्किनर ने। फिर बात करते हैं भिन्न उद्दीपकों का साहचर्य। तो ये दिया पावलाव ने। और फिर बात करते हैं अधिगम संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाता है। तो ये दिया वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले में 3, फिर आता है 1, फिर 4 और फिर 2, यानी 3, 1, 4, 2। तो ये कौन से ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन में है सेकंड में, यानी अपना जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है? ऑप्शन है ब्रेन स्टार्मिंग, डायरी लिखना, मस्तिष्क प्रतिकृतिकरण या फिर धन का प्रस्ताव रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, धन का प्रस्ताव रखना। तो इस वीडियो को देखते देखते ही आपको बताना भी है कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को साथ के साथ लाइक भी कर देना है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्न में से किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रत्यय सिद्धांत निर्माण पर अधिकांशतः कार्य किया? ऑप्शन है रॉजर सी आर, जूलियन रोटर, डेविड मैक्लीलैंड या फिर विक्टर फ्रेंकल ने। तो जो उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रत्यय सिद्धांत निर्माण पर अधिकांशतः कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, तो ये थे डेविड मैक्लीलैंड। नेक्स्ट है बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र क्या है? ऑप्शन है नैतिक संवेग, नैतिक तर्क, नैतिक व्यवहार या फिर नैतिक संवेग तर्क। तो जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र है ये है नैतिक व्यवहार। अगला सवाल है, एनसीएफ 2005 की संतुतियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर या फिर प्रेक्षण के आधार पर। तो जो 1 और 2 के विद्यार्थी हैं इनके मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यवसायीगत सुधारों में पाठ्यपुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है? ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक का चयन एवं लेखन किसी एक विषय विशेषज्ञ को देना चाहिए, पाठ्यपुस्तक बनाते समय अध्यापक का ही फीडबैक लिया जाना चाहिए, विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए या इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए। अगला सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना, समस्या की पहचान करना या फिर समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन करना। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है यानी एक्शन रिसर्च है, इसकी प्रक्रिया का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है, कक्षा 3 में अध्ययनरत एक 8 वर्षीय बालक निम्नलिखित में से विकासात्मक प्रक्रिया की किन अवस्थाओं से संबंध रखता है? अवस्थाएं दे रखी है, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कणा, पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कणा या पहल बनाम दोष की अवस्था। तो कौन कौन सी अवस्थाओं से संबंध रखता है? तो ये रखता है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था और पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कणा से। तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है 1 व 3 सही हो जाएगा, यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल है, किस आयु तक बालक में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है? ऑप्शन है 6 माह की आयु में, 10 से 13 माह की आयु में, 20 से 24 सप्ताह की आयु में या 20 से 24 माह की आयु में। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 20 से 24 माह की आयु में।
यानी जो बालक है वो 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता 20 से 24 माह की आयु में विकसित कर लेता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक एवं सहयोगी हैं। बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक होता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव में अंतर करना असंभव है, या बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो गलत कथन है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इस बार अपने को सत्य कथन ढूंढना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अभ्यास व अनुभव पर निर्भर करती है। सेकंड है, परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है, अतः अधिगम परिपक्वता से अप्रभावित रहता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, परिपक्वन सीखने पर निर्भर नहीं करता जबकि सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है। और सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है, परिपक्वता के परिणाम स्वरूप मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं की सीमा का निर्धारण असंभव है। तो कौन सा कथन है वो सही हो जाएगा? तो सही कथन की बात करें तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी जो परिपक्वन है वो सीखने पर निर्भर नहीं करता जबकि जो सीखना है वो परिपक्वन पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसी दौरान साइकिल का टायर तेज आवाज़ के साथ फट जाता है। अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है और भविष्य में साइकिल के पास जाने से घबराता है। तो आपको बताना है कि उक्त घटना के संदर्भ में सही युग्म का चयन करना है। ऑप्शन है, साइकिल अनुबंधित उद्दीपक, डरना अनुबंधित अनुक्रिया, तेज आवाज़ अनुबंधित उद्दीपक, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है अधिगम सिद्धांत और अगली तरफ दे रखा है संबंधित मनोवैज्ञानिक को। तो देखते हैं, यहाँ पे जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है ये दिया था बांडुरा ने। अव्यक्त अधिगम की बात करें तो ये दिया टोलमैन ने। अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करें तो ये दिया था कोहलर ने। और क्रिया प्रसूत अधिगम की बात करें तो ये दिया था स्किनर ने। यानी जो ऑप्शन कौन कौन से सही हो रहे हैं, पहले का तीसरा, फिर दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, यानी 3, 2, 1, 4। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन सही। देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। यानी अपने को गलत कथन ढूंढना है। कथन है, चिंतन संगठित लक्ष्य निर्देशित व उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक एवं गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती है। या तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या का समाधान होता है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो इसमें गलत कथन हो जाएगा सी ऑप्शन। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक एवं गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती है। अगला सवाल है, कल्पना के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, कल्पना का संबंध समस्या समाधान व्यवहार से है। कल्पना में क्रमबद्धता व तार्किकता पाई जाती है। कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। या कल्पना में विचारों में संगतता पाई जाती है। तो कौन सा जो सत्य कथन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी जो कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है, अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, अभिप्रेरणा किसी खास क्रिया को करने की ओर निर्देशित होती है। या अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
अगला सवाल देखते हैं, बुद्धि की प्रक्रिया के विषय में गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन है, बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में विवेकशील व अमूर्त चिंतन करने का सामर्थ्य आता है। सेकेंड ऑप्शन है, समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है। थर्ड ऑप्शन है, बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे ऐसा आवश्यक नहीं है। या फोर्थ ऑप्शन है, बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में वातावरण के साथ समायोजन व अनुकूलन करने की योग्यता का विकास होता है। तो इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से गलत कथन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे ये ऐसा आवश्यक नहीं है, जबकि इसका विपरीत होता है। ऐसा आवश्यक है कि बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करेगा। अगला सवाल है, एक बालक का भाषा विकास मुख्यतः किस पे निर्भर करता है। ऑप्शन है, अभिप्रेरणा पर, अनुबंधन पर, अनुकरण पर या फिर उपयोग सभी पर। तो जो बालक का भाषा विकास है वो उपयोग सभी पर निर्भर करेगा, यानी अभिप्रेरणा पर भी निर्भर करेगा, अनुबंधन पर भी निर्भर करेगा, अनुकरण पर भी निर्भर करेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए, यानी गलत कथन ढूंढना है। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार होता है। समस्या समाधान व सृजनात्मक चिंतन के पदों में कोई विशेष अंतर नहीं होता, या एक ही बुद्धिलब्धि स्तर के बालकों की सृजनशीलता में बहुत विभेद पाया जाता है। तो आपने अभी तक इसका आंसर दे दिया होगा, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो इनमें से गलत कथन है सेकंड ऑप्शन, यानी समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार होता है। ये कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि समस्या आने के बाद ही उसका समाधान ढूंढा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय रचनात्मकवादी पाठ्यचर्या के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है, खोजना, व्याख्या, उत्तेजना या फिर मूल्यांकन। तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है उत्तेजना। अगला सवाल है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए। ऑप्शन है, अध्यापक के निर्णय को, जीविकोपार्जन के लिए चुने गए व्यवसाय को, बालक के परिवार की पृष्ठभूमि को या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक किसको महत्व देना चाहिए? तो ये देना चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को, यानी अपना जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्यतः अवधान कमी संबंधी विकार यानी ADHD ग्रसित बालक की नहीं होकर डिसलेक्सिया की होती है। ऑप्शन है, शब्दों में अक्षरों की स्थिति में उलटफेर कर देना, श्रवण करने में असफलता, कार्य संपादन में कोई स्थायित्व नहीं होना या फिर एकाग्रता में कमी होना। तो कौन सी जो समस्या है वो डिसलेक्सिया की है? तो ये है शब्दों में अक्षरों की स्थिति में उलटफेर कर देना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय होना, असामान्य व अनियंत्रित मानसिक क्रियाएं या बौद्धिक न्यूनता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी जो मंदबुद्धि बालक है वो जरूरी नहीं कि वो शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय हो, यानी शैक्षिक रूप से वो थोड़ा बहुत तो पढ़ना जानता होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रबलन की प्रस्तुति का संबंध सकारात्मक दंड से है। ऑप्शन है, व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति, व्यवहार में वृद्धि के लिए अप्रिय उद्दीपक को हटाया जाए, व्यवहार में वृद्धि के लिए सुखद उद्दीपक की प्रस्तुति, या व्यवहार में वृद्धि के लिए सुखद उद्दीपक की प्रस्तुति, या व्यवहार में कमी के सुखद उद्दीपक को हटाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन फर्स्ट, व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति सकारात्मक दंड को दर्शाती है। अगला सवाल है, अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन है, व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन है, अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं तथा संस्कारों में परिवर्तन के लिए उपयोग होता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं, या
अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार में होता है। तो अधिगम की व्यवस्था विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है थर्ड ऑप्शन। अगला देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का स्तर है? ऑप्शन है ज्ञानात्मक चिंतन का काल, पश्य रूढ़िगत नैतिक तर्कना, संवेदीगामक काल, या फिर प्रतिकारात्मक न्याय का नैतिक विकास। तो नैतिक विकास का स्तर है पश्य रूढ़िगत नैतिक तर्कना। दोस्तों, अभी तक अपन ने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे जैसे ही ऐसे और वीडियो डले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? ऑप्शन है संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, प्रतीकवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानवादी। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस हैं 800 शिक्षण घंटे, 100 शिक्षण घंटे, 1200 शिक्षण घंटे, या फिर 1500 शिक्षण घंटे। 800, 1000, 1200 या फिर 1500। तो कितने न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का उल्लेख किया गया है मिडिल स्तर पर? तो ये किया गया है 1000 शिक्षण घंटे। अगला देखते हैं, विद्यार्थी के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण क्या कहलाता है? ऑप्शन है नैदानिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, समाजमिति परीक्षण, या फिर मानक संदर्भित परीक्षण। तो ये कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच अधिक निष्पक्ष होती है, अधिक वैध एवं विश्वसनीय होती है, सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है, या यह मूल्यांकन तटस्थ होता है। तो शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश क्यों की गई है? क्योंकि आंतरिक जो जांच होती है वो सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है, यानी अपना जो ऑप्शन थर्ड है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, फ्रायड के विश्लेषणवाद के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? अगला है, इदम का संबंध व्यक्ति की आदिम व्यवस्थाओं और कामेच्छाओं से है, विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक आदि अचेतन तक पहुंचने का साधन है, फ्रायड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियाँ दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव करने का तरीका है, या सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के आंतरिक पक्ष आरंभ में स्थापित हो जाते हैं और जीवन पर्यंत स्थिर बने रहते हैं। तो इसका जो गलत कथन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रायड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियाँ दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव करने का तरीका है। अगला है, एसोमिलेट छांटिए। ऑप्शंस देखते हैं, सेल्डन, इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण दिया है। स्प्रेंजर की बात करें तो इन्होंने दिया है सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। हिपोक्रेट्स की बात करें तो यहाँ दे रखा है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। और कैनन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है अंतरस्रावी ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण। तो एसोमिलित कौन सा है? तो यहाँ पे एसोमिलित हो जाएगा हिपोक्रेट्स। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है वो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर ना होकर शरीर द्रव्यों के आधार पर है, यानी अपना जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। सेल्डन ने जो वर्गीकरण दिया है वो दिया है शारीरिक संरचना के आधार पर, याद रखना है। स्प्रेंजर ने दिया है सामाजिक गुणों के आधार पर, और जो कैनन है इन्होंने दिया है अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण। अगला है, विषय आत्मबोध परीक्षण में एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड प्रयोग में आते हैं? ऑप्शन है 30, 20, 10 या फिर 5। तो जो विषय आत्मबोध परीक्षण किया जाता है इसमें एक व्यक्ति पर कुल 19 + 1 यानी 20 कार्ड प्रयोग में आते हैं, जिसमें 19 चित्र के कार्ड होते हैं और एक सादा खाली कार्ड होता है। अगला है, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष क्या है? ऑप्शन है, इस परीक्षण में नकल की संभावना बनी रहती है, इस परीक्षण
में परीक्षक द्वारा प्रबंधन व नियंत्रण में असुविधा होती है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है सामूहिक परीक्षण में परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता, या उपयोग सभी। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष क्या है, तो इसमें ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो दोष में ही काउंट होंगे, यानी जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ऑप्शन है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या फिर संवेगात्मक विकास का। तो ये किसका हिस्सा है, तो ये हिस्सा है बौद्धिक विकास का। अगला सवाल है व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है। ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, अधिक क्षमता परीक्षण द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी द्वारा। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है इसका अध्ययन उपलब्धि परीक्षण द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा और अभिक्षमता परीक्षण, इन तीनों के द्वारा किया जा सकता है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है। ऑप्शन है माता पिता द्वारा कठोर अनुशासन, विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है शारीरिक व आनुवंशिक दोष से ग्रसित होना, या कमजोर आर्थिक स्थिति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन। ये बाल अपराध का कारण नहीं है। अगला सवाल है अधिगम की कौन सी विशेषता से आप सहमत नहीं है। ऑप्शन है अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन है, अधिगम व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, या सबसे लास्ट ऑप्शन है बिना किसी उद्देश्य के भी अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो कौन सा कथन है जो गलत हो जाएगा, तो ये है फोर्थ ऑप्शन, बिना किसी उद्देश्य के भी अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, जो कि आप जानते हैं गलत है। किसी भी चीज़ का सीखना बिना किसी उद्देश्य के तो हो ही नहीं सकता है। या अपने आसपास भी दे सकते हैं या अपने खुद को भी ले सकते हैं, देख सकते हैं कि अपन कोई भी काम है या कोई भी नया काम है उसका अपने को आउटपुट सोच के ही अपन उस काम को करने लगते हैं। अगला देखते हैं समस्यात्मक परिस्थिति में समग्र में समझा जाता है और तुरंत ही हल स्पष्ट रूप से पूर्व दृष्टि से मन में आ जाता है। यह कथन किसकी विशेषता है। ऑप्शन है सूझ द्वारा सीखने की, प्रयास और भूल द्वारा सीखने की, अनुकरण द्वारा सीखने की, या फिर संबंधीकरण द्वारा सीखने की। तो ये है सूझ द्वारा सीखने की विशेषता। नेक्स्ट है अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। ऑप्शन है सुगमता, विभेदीकरण, विभिन्न क्रियाओं का संगठन, या व्यक्ति की आयु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्ति की आयु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से आप सहमत है जो प्राचीन अनुबंधन की न होकर मुख्य रूप से नैमित्तिक अनुबंधन की है। ऑप्शन है यह अपने आप में एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया ही है, इसके अनुसार अधिगम समीपता के आधार पर होता है, इसके अनुसार अधिगम मूल रूप से साहचर्य पुनर्बलन पर आधारित होता है, या इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार व्यवहार सजग सहज क्रियात्मक होता है। तो मुख्य रूप से नैमित्तिक अनुबंधन की जो विशेषता है वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपना थर्ड ऑप्शन। इसके अनुसार अधिगम मूल रूप से साहचर्य पुनर्बलन पर आधारित होता है। अगला सवाल देखते हैं किसी दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना करता हूँ, ऐसा करके मैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन कर रहा हूँ। आप भी कल्पना कर रहे होंगे कि मैं एक प्रसिद्ध टीचर बनूं, तो ऐसा करके आप किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं। ऑप्शन है अपसारी चिंतन, भविष्य लक्ष्य चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, या फिर सवलीन चिंतन। तो आप कौन सा चिंतन कर रहे हैं, तो उस समय आप कर रहे हैं सवलीन चिंतन। अगला सवाल है रोडसा स्याही डब्बा कार्ड के बारे में क्या सही है। ऑप्शन है 5 कार्ड श्वेत श्याम तथा 5 कार्ड रंगीन, 2 कार्ड रंगीन एवं 8 कार्ड श्वेत श्याम, 3 कार्ड रंगीन एवं 7 कार्ड श्वेत श्याम, या 7 कार्ड रंगीन एवं 3 कार्ड श्वेत श्याम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें 5 कार्ड श्वेत श्याम तथा 5 कार्ड रंगीन होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि का भाग नहीं है।
ऑप्शन है शारीरिक गति बोधात्मक बुद्धि, तार्किक चिंतन, तार्किक गणितीय विश्लेषण या फिर स्थानिक निरूपण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तार्किक चिंतन। यह बहुबुद्धि का भाग नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। एरिक्सन के द्वारा बताई गई 8 मनोसामाजिक विकास की दशाओं में से प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध, श्रमशीलता बनाम न्यूनता या स्वायत्तता बनाम अस्वायत्तता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा विश्वास बनाम अविश्वास। नेक्स्ट है, कोहल बर्ग के नैतिक विकास के बारे में निम्न में से कौन सी कथन के अलावा अन्य सभी सत्य हैं? ऑप्शंस हैं नैतिकता के उच्चतम स्तर तक पहुंचना मुश्किल है, कुछ ही लोग इसे प्राप्त करते हैं, नैतिक विकास समय के साथ अनुमानित निश्चित तरीके से होता है, नैतिक विकास अलग चरणों में होता है, या सामाजिक स्वीकार्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर है। तो कौन सा कथन है जिसके अलावा सभी सत्य है? यानी अपने को गलत कथन बताना है, और गलत कथन है सबसे लास्ट ऑप्शन। आज की क्लास का 100वां यानी अपन शतक लगा रहे हैं वो क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक की सामान्य विशेषताओं का ये समूह विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? विद्यालय पूर्व अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था या खिलौनों की आयु? आपको कूट दे रखे हैं शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या फिर किशोरावस्था को। तो विद्यालय पूर्व की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था या खिलौनों की आयु, ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ये अभी अपन ने पहले वाले क्वेश्चंस में भी देखा था एक जगह कि खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। तो यदि आपको खिलौनों की आयु भी पता है, इससे भी आपका जो काम है वो चल सकता है। अगला सवाल है, रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानकी का कौन सा चरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? ऑप्शन है विभेदन अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम या समस्या समाधान अधिगम। तो रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानकी का कौन सा चरण है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? तो ये है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है रक्षात्मक तंत्र, मनोलैंगिक विकास, थानटास या फिर प्रतिरूप। तो कौन सा नहीं आता? तो इसमें से जो प्रतिरूप है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन है 45 घंटे प्रति पखवाड़ा, 45 घंटे प्रति सप्ताह, 45 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है, या 50 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत शिक्षक की तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो आप में से ज़्यादातर ने इसका आंसर ये रट रखा है कि इस 45 घंटे प्रति सप्ताह होना चाहिए एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सही और एक्यूरेट, वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक अध्यापक के लिए जो न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं वो हैं 45 घंटे प्रति सप्ताह है, और जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल किए जाते हैं। अगला सवाल है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता या सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये है नैतिकता का होना। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका कौन सी नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना, यह सुनिश्चित करना कि बालक स्वयं अच्छे प्रश्न पूछने व अपनी जिज्ञासा का पोषण करने में सक्षम हो, पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, या बालकों के ज्ञान को विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाना। तो प्राथमिक भूमिका कौन सी नहीं होनी चाहिए? तो ये नहीं होनी चाहिए कि वह पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करवाएं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है? ऑप्शन है इसमें उपभोक्ता स्वयं अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल ढूंढने में समय अधिक लगता है, समस्या के हल को अभ्यास में लाया जाता है, वह उसका मूल्यांकन किया जाता है,
और सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है, इसमें समस्या के हल को खोजने के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी जो समस्याओं का हल ढूंढने में समय अधिक लगता है, ये क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। नेक्स्ट है, सीखने के प्रतिफल से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है, निश्चित मापदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना, बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञात करना, बच्चों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना और बच्चों का कक्षों उन्नति के लिए आकलन करना। तो सीखने के प्रतिफल से तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो ये तात्पर्य हो जाएगा कि निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसका आकलन करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बुद्धि का उल्लेख रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया है। ऑप्शन है, घटकीय बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि, भाव प्रबोधन बुद्धि या फिर अनुभाविक बुद्धि। तो किस बुद्धि का उल्लेख है जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया है, तो वो हो जाएगी भाव प्रबोधन बुद्धि का। अगला सवाल है, बुद्धि के विषय में असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन है, बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूलन तो कर लेता है परंतु उसमें सक्रियता से परिवर्तन व परिमार्जन करने में असमर्थ रहता है। अगला सवाल क्या कथन है, बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। सी कथन दे रखा है, बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हुए विवेकशील चिंतन करता है, या बुद्धि अच्छा निर्णय लेने, अच्छा बोध करने तथा अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, विनय के बुद्धि परीक्षण को उर्दू तथा पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने किया है। ऑप्शन है, उदय शंकर ने, C.H. राइस ने, M.C. जोशी ने या फिर S.M. मोहसिन ने। तो ये जो प्रयास है वो किसने किया है, तो ये किया है C.H. राइस ने। अगला सवाल है, निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शन है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, या विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहता है। अगला सवाल है, 3 पर्वतमालाओं का टास्क जीन पियाजे ने निम्न में से किसके अध्ययन के लिए उपयोग किया था। केंद्रण, संरक्षण, अहम केंद्रवाद या फिर विलोमता। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अहम केंद्रवाद। अगला सवाल है, NCF 2005 मुख्यतया चर्चा करता है। ऑप्शन है, व्यवस्थागत सुधार को लेकर, विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को लेकर, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन को लेकर। तो आपको बताना है कि किस किस के बारे में मुख्यतया चर्चा करता है। तो इसकी बात करें तो ये व्यक्तिगत सुधारों को लेकर भी चर्चा करता है, विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को लेकर भी चर्चा करता है, और पाठ्यक्रम के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन को भी लेकर चर्चा करता है, यानी अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन है, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्फेजिया। तो जो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता है वो कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। अगला सवाल है, वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों से सूचना प्रसंस्करण क्या कहलाता है। चिंतन, तर्कना, निर्णयन या फिर समस्या समाधान। तो ये कहलाता है समस्या समाधान। अगला सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है, किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होता है, इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में अध्यापक के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है, धारा 21 में, धारा 24 में, धारा 30 में
या फिर धारा 31 में। तो अध्यापक के दायित्वों का उल्लेख है वो किया गया है धारा 24 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक जैविक नहीं है? ऑप्शन भूख, प्यास, पुरस्कार या फिर विश्राम। तो कौन सा अभिप्रेरक जैविक नहीं है? तो ये हो जाएगा पुरस्कार। अगला है, वंशक्रम के बीजकोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है वीजमैन, लेमार्क, मेंडल या फिर चार्ल्स डार्विन। तो वंशक्रम में बीजकोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक हैं वीजमैन। अगला सवाल है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है, वंचित समूह के जो विद्यार्थी हैं तो इनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाने को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे समावेशी शिक्षा। अगला है, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ क्योंकि मुझे यह अत्यधिक पसंद है। इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से समय निकालता हूँ। उपयुक्त उदाहरण किस प्रकार की अभिप्रेरणा से संबंधित है? ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा से, उपलब्धि अभिप्रेरणा से, बाह्य अभिप्रेरणा से या फिर अनुमोदन अभिप्रेरणा से। तो ये जो उदाहरण है वो संबंधित है आंतरिक अभिप्रेरणा से। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के विषय में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है, व्यक्तित्व एक स्थिर संगठन है, व्यक्तित्व पूर्णतः मानसिक पक्ष को समाहित किए हुए है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में असंगत होता है, या व्यक्ति का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का अर्थात अपूर्व होता है। तो व्यक्तित्व के विषय में सत्य कथन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में अलग अलग यानी असंगत होता है। 123वां सवाल है, ब्रूनर सिद्धांत में ज्ञान की संरचना का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, सीखने वाले के मन में उपलब्ध ज्ञान की संरचना, आइकोनिक, इनेक्टिव व सिंबॉलिक ज्ञान का स्वरूप, समझ की सहायता हेतु ज्ञान की संरचना, या ज्ञान की परंपरा के साथ संबंध प्रतिमाएं। तो ज्ञान की संरचना का अर्थ है वो ब्रूनर सिद्धांत में क्या है? तो ये है आइकोनिक, इनेक्टिव व सिंबॉलिक ज्ञान का स्वरूप। अगला है, HJ आइजैक का व्यक्तित्व सिद्धांत निम्न में से किस एक को समाविष्ट नहीं करता है? ऑप्शन है बहिर्मुखी, मनिष्ठता, मनोविक्षिप्तता या फिर निश्चल। तो ये किसको समाविष्ट नहीं करता है? तो ये समाविष्ट नहीं करता है निश्चल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध युक्तिकरण से होता है? ऑप्शन है, स्वयं में जनित इच्छाओं का दूसरों पर गुणारोपण, घटना के लिए कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं, अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य कारण, या फिर तनाव का पुनः निर्देशन। तो युक्तिकरण से संबंध है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य कारण। अगला है, सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती? ऑप्शन है, जटिलता पसंद, स्वतंत्र पसंद, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, या नियमों का सदैव पालन करने वाला। तो जो सृजनात्मक व्यक्ति है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा नियमों का पालन करे, नियमों का सदैव ही पालन करे। यानी जो अनिवार्य विशेषता है वो जो अपना लास्ट ऑप्शन है नियमों का सदैव पालन करने वाला, ये हो जाएगी। अगला है, बीजगणित के प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़, बाकी, गुणा, भाग का ज्ञान आवश्यक है। उपयुक्त कथन किस प्रकार के अधिगम अंतरण की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है, क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या फिर शून्य अंतरण। तो ये संकेत करता है ऊर्ध्व अंतरण की ओर। अगला सवाल है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में, या कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो ये मदद करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में। नेक्स्ट है, बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कथन दे रखे हैं, यह परिपक्वता तक चलता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, या यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यह परिपक्वता तक चलता है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कथन दे रखे हैं। पावलाव उत्सर्जिक अनुक्रियाएं, कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम, थार्नडाइक क्रियाप्रसूत साहचर्य और सबसे लास्ट दे रखा है स्किनर अधिगम के नियम। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम, ये सही है। यानी कोहलर ने ही अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है असुमेलित का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं हिपोक्रेट्स सैंग्वाइन, क्रेसमर एस्थेटिक, स्प्रेंजर थियोरिटिकल या कैनन थायराइड। तो इसमें से गलत कौन सा मिलान कर रखा है? तो ये गलत है क्रेसमर एस्थेटिक वाला, और जो तीनों हैं ये सही है। यानी हिपोक्रेट्स सैंग्वाइन, स्प्रेंजर थियोरिटिकल और कैनन थायराइड, ये सही है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की आत्म प्रतिवेदन तकनीक के संदर्भ में असत्य क्या है? ऑप्शन है यह तकनीक उचित रूप से संरक्षित होती है, इसके अंतर्गत प्रयोज्य अपनी भावनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन देते हैं, इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का गुणात्मक विश्लेषण होता है, या इसमें अनुक्रिया को उसके मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का गुणात्मक विश्लेषण होता है। अगला सवाल है बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में असत्य क्या है? ऑप्शन है ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 70 से कम होती है, ऐसे व्यक्तियों के अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता पाई जाती है, यह अशक्तताएं सामान्य 18 वर्ष की आयु के पश्चात दिखाई देती है, या ऐसे बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि में न्यूनता पाई जाती है। तो बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यानी इन्होंने दे रखा है कि यह अशक्तताएं सामान्य 18 वर्ष की आयु के पश्चात ही दिखाई देती है, जबकि ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्ति हैं, जो अशक्तताएं हैं, उनकी जो अशक्तताएं हैं वो 18 वर्ष से पहले भी दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट है एक प्रतिभाशाली बालक में दृष्टिगत होती है। ऑप्शन है अंतर्भूत अभिप्रेरणा और आत्मसम्मान का उच्च स्तर, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, सामान्यीकरण और विभेदन की योग्यता, या फिर उपयोग सभी। तो प्रतिभाशाली बालक में ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये सारी की सारी योग्यताएं दृष्टिगत होती है। यानी अपना जो लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है व्यक्तिगत भिन्नता को आधार मानकर अध्ययन करवाने वाले अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन है कक्षा का सीमित आकार रखें, छात्रों को रुचि के अनुसार गृह कार्य दे, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे, या बच्चों एवं उनके अभिभावकों से संवाद करे। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता को आधार मानकर अध्ययन करवाने वाले अध्यापक हैं उनसे ये अपेक्षित नहीं है कि वो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट है किसने बुद्धि को संबंधों को देखने और सह संबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है बिने ने, स्पीयरमैन ने, टर्मन ने, या फिर थ्रस्टन ने। तो ये परिभाषित किया है स्पीयरमैन ने। अगला सवाल है निम्नलिखित में से बुद्धि का अवाचिक परीक्षण नहीं है? ऑप्शन है आर्मी अल्फा टेस्ट, आकलन, आकार फलक परीक्षण, या फिर नैदानिक परीक्षण। तो अवाचिक परीक्षण कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आर्मी अल्फा टेस्ट। नेक्स्ट है अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है मूल्यांकन, भूल भुलैया परीक्षण, मापन, या फिर केटल। तो जो अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया है ये कहलाती है मापन। अगला सवाल है ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? ऑप्शन दे रखे हैं याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, समझना, याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना, याद करना, विश्लेषण करना, या विश्लेषण करना, याद करना, अनुप्रयोग करना, और सबसे लास्ट है समझना। तो ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में जो बढ़ता हुआ क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें याद करवाया जाएगा, फिर समझेगा, फिर अनुप्रयोग करना, और सबसे लास्ट में उसका विश्लेषण करना। यानी अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सृजनात्मकता एक उत्पाद है, सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है, सृजनात्मकता एक क्षमता है, या सृजनात्मकता में दृढ़ता पाई जाती है।
तो कौन सी विशेषता नहीं होगी सृजनात्मकता की? तो ये नहीं होगी कि सृजनात्मकता में दृढ़ता पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? ऑप्शन है मानसिक मंदता, संवलीनता, डिसलेक्सिया या फिर ADHD। तो कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? तो ये है डिसलेक्सिया। अगला सवाल है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क के ओझल हो जाना किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन दे रखे हैं संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना, ये विशेषता है संवेदी गामक अवस्था की। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा संप्रत्यय अधिगम के लिए केंद्रीय होता है? ऑप्शन समीपता, अनुकूलन, आत्मसातीकरण या संस्कृति एवं भाषा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार संप्रत्यय अधिगम के लिए केंद्रीय होता है संस्कृति एवं भाषा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, क्रियात्मक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रियात्मक स्तर। अगला सवाल देखते हैं, चिंतन के उपकरणों में सम्मिलित उपकरणों के सही युग्म का चयन करना है। ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, सीखना तथा स्मृति, वस्तुएं संप्रत्यय तथा चिन्ह, स्मृति, चिन्ह तथा प्रत्यक्षीकरण या वस्तुएं सीखना तथा संप्रत्यय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तुएं संप्रत्यय तथा चिन्ह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व परीक्षण का संबंध रोजेनवेग से है? ऑप्शन है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली से, चित्र निराश्य परीक्षण से, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण से या फिर PEN से। तो किस परीक्षण का संबंध है रोजेनवेग से? तो ये है चित्र निराश्य परीक्षण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जेम्स ड्रेवर द्वारा वर्गीकृत कल्पना का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है रचनात्मक कल्पना, सौंदर्यबोधी कल्पना, सैद्धांतिक कल्पना या फिर व्यवहारिक कल्पना। तो बात करें जेम्स ड्रेवर द्वारा वर्गीकृत कल्पना के प्रकारों की, तो इसमें से कल्पना का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है सैद्धांतिक कल्पना। और रचनात्मक कल्पना, सौंदर्यबोधी कल्पना और व्यवहारिक कल्पना, ये जेम्स ड्रेवर द्वारा वर्गीकृत कल्पना के प्रकार हैं। अगला सवाल देखते हैं, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वही हो? तो ये होती है किशोरावस्था। नेक्स्ट है, एक बालक की कॉपी में अधिक कांट छांट देखने को मिलती है। इसके अलावा अक्षर का लोप व छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में अंतर न कर पाना भी दृष्टिगत होता है। बालक निम्नलिखित में से किस अधिगम निर्योग्यता से ग्रसित हो सकता है? ऑप्शन है डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, डिस्कैल्कुलिया से या फिर ऑप्टिज्म से। तो ये ग्रसित हो सकता है डिस्ग्राफिया से। नेक्स्ट है, एक प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 120 से अधिक होती है, प्रतिभाशाली बालक कुसमायोजित नहीं हो सकते, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए पृथक कक्षाएं व संवर्धन कार्यक्रम उपयोगी होते हैं, या उपयुक्त कथनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी प्रतिभाशाली बालक कुसमायोजित नहीं हो सकते। जबकि बात करें सही कथन की, तो प्रतिभाशाली बालक हैं वो कुसमायोजित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अपन ने 150 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साइको के जो क्वेश्चंस बनते थे उनको देख लिया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसको देखें और रीट की परीक्षा को पास कर सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आप सभी को
रीट और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही और क्लासों में। यदि आपको ऐसी और मैराथन क्लासेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।